हाँ, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम व्हाट अबाउट दी डोनर का प्लाज्मा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। ओके, सो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग। राइट नाउ ब्लड ग्रुपिंग ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा कि ये वही टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 17 यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक इंक्लूड किया है आफ्टर द ब्लड। राइट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं तो एक बारे में चीज़ें ये समझ में नहीं आती है, बिकॉज इसमें बहुत सारी एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात की गई है। अब एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है, तो इसी वजह से सिंप्लीफाई मैनर में आप मेरे साथ पढ़ोगे ब्लड ग्रुपिंग एंड द टाइप ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंटीजेंस, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने से पहले ऑफ कोर्स कार्ल लैंडस्टेनर इन 1900 जिन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी कहा जाता है, इन्होंने सबसे फर्स्ट बेटा ये एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ठीक है, सो कार्ल लैंडस्टेनर जो है बेटा, इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है या ब्लड ग्रुपिंग भी बोला जाता है। जो एंटायर ब्लड ग्रुपिंग आपने बेटा जो नाम सुना होगा ना, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, तो ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी थी बेटा? द साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, एंड साथ साथ में क्योंकि हम बेटा वर्ड यूज़ करते हैं पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव इज जस्ट बिकॉज ऑफ द RH फैक्टर। RH फैक्टर भी इन्होंने डिस्कवर किया था, या दो साइंटिस्ट साथ में मिलकर के इन्होंने डिस्कवर किया था, लैंडस्टेनर एंड वाइनर, जिन्होंने इन 1940 में RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो है बेटा ये डिस्कवर किया था। चलो, सबसे पहले हमने ये टॉपिक लिया क्यों, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भी बहुत इजी, बट एक बार ही NCERT पढ़ने से नहीं आता है, या फिर आप जो भी आपके एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं एक बारी में बेटा ये समझ में नहीं आता है ना। तो इसी वजह से इस वीडियो में हम बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पे कि इनको ब्लड ग्रुपिंग क्यों कहा गया, या फिर ब्लड ग्रुपिंग का जो मैथडोलॉजी है इसमें एक्चुअली में मैथडोलॉजी जो है बेटा ब्लड ग्रुप्स का वो किस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चलो बेटा, तो जो ब्लड ग्रुप है एक्चुअली में ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप का जो कैरेक्टर है या एक्सप्रेशन है ये जीन आई जो हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आता है। ठीक है, जीन आई क्या है बेटा? अ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर which is responsible for formation of certain type of antigens which are present on surface of RBC। ठीक है बेटा, सो जनरली ब्लड ग्रुपिंग जो है वो RBC
यानी कि रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट रहने वाले जो एंटीजन्स होते हैं बेटा, उनकी वजह से डिसाइड किया जाता है। एंड ये पूरा एंटायर जो बेटा कंसेप्ट है, ये हम समझने वाले हैं कि ये जो सरफेस के ऊपर एंटीजन्स बन रहे हैं या सरफेस के ऊपर जो सरफेस मार्कर बन रहे हैं या जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं बेटा, ये किसकी वजह से आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है बेटा ए है, तो ये ए इसलिए है क्योंकि मेरे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, राइट। लेट्स सपोज कोई और एक पर्सन है, उसने कहा उनका ब्लड ग्रुप बी है ना। तो अब बी ब्लड ग्रुप बेटा क्यों है, क्योंकि बी टाइप वाले जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके आरबीसी पे बी वाले एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है तो उनमें दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज ए वाले भी प्रेजेंट होंगे एंड बी वाले भी प्रेजेंट होंगे। अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स दे आर हैविंग नो एनी काइंड ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, राइट। चलो, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। उसके बाद जो हमारा 11th का एनसीईआरटी है उसका कंसेप्ट क्या कह रहा है, कौन सा पर्सन कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सा पर्सन कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप जो है बेटा या ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, उसकी इंटायर केमिस्ट्री जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, राइट। चलो, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं या ब्लड ग्रुपिंग है, ये डिसाइड करता है जीन आई। एंड ये जो जीन आई है, आई का मतलब होता है आइसोएग्लूटिनिन। ठीक है बेटा, क्या मतलब होता है आई? आई डिनोट फॉर आइसोएग्लूटिनिन। मैं यहीं पे उसको ऐड ऑन करती हूँ, आई डिनोट फॉर आइसोएग्लूटिनिन प्रोटीन, है ना बेटा, क्या है ये? प्रोटीन। ठीक है, जो कि हमारे सोमैटिक क्रोमोसोम का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्ड को हम सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। लास्ट पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं बेटा? बताओ क्या कहते हैं हम उसको? रिप्रोडक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो कि दे आर गैमेटिक क्रोमोसोम, जो कि फाइनली आगे जाकर के XX या XY में डिफ्रेंशिएट होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैमेट, है ना। चलो, तो ये सोमैटिक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है एंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ एग्लूटिनिन प्रोटीन्स, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ए एंटीजेंस, बी एंटीजेंस और नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, क्या है बेटा? जीन आई, है ना। क्रोमोसोम नंबर 9, यानी हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर 9 तो बेटा होगा ही ना हर एक सेल में। तो हर एक सेल के अंदर या स्पेशली जो आरबीसी बनाने वाली सेल है, उनके क्रोमोसोम नंबर 9 से इनका डोनेशन मतलब इनकी वजह से आता है। चलो, ठीक है बेटा। सो अब थोड़ी सी हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं पूरे एंटायर मैकेनिज्म को कि इसमें एक्चुअली होता क्या है ना। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें कराने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, चलो। नाउ जीन आई है ना, जीन आई हैज़ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स, है ना बेटा। हर एक जीन के एलील्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। जनरली जीन आई जो है बेटा मल्टीपल एलील है। क्या है ये? मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। इसी वजह से इसके पास एक से ज़्यादा टाइप के एलील प्रेजेंट है, दैट इज 2 से ज़्यादा है। ठीक है, आई ए जो डोमिनेंट जीन है, आई बी एंड आई ओ। ठीक है, आई ए इज डोमिनेंट जीन एंड दिस डोमिनेंट जीन
produces A antigen on the surface of RBC. RBC, ठीक है. Similarly, B is also our dominant gene. एंड अगर B प्रेजेंट है तो B बेटा क्या करेगा बताओ, ऑन द सरफेस ऑफ RBC ये B एंटीजन बनाएगा, B एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ RBC. डन. IO जो है बेटा ये एक रेसेसिव जीन है, रेसेसिव जीन. दैट मीन्स रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अगर किसी सेल के अंदर IO टाइप का एलील प्रेजेंट है तो वो किसी भी टाइप के एंटीजेंस के लिए कोड करेगा नहीं, ठीक है. इट इज अ रेसेसिव जीन, सो नो ग्लाइकोप्रोटीन और नो एंटीजन on surface of RBC. ठीक है. चलो इतनी बातें बेटा याद रखो. क्या वह आपको याद रखना है कि जो एंटायर एंटीजन की फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं जो कि RBC के सरफेस पे रहते हैं, जिनकी वजह से ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया जाता है, वो आई जीन के थ्रू कंट्रोल होते हैं. एंड आई जीन के 3 एलील्स होते हैं, IA, IB, IO. IA एंड IB जो है बेटा ये डोमिनेंट जीन है. डोमिनेंट जीन का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हो. आई होप आपको बेटा डोमिनेंट एंड रेसेसिव जो है थोड़ी बहुत पता होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लास 10 में हेरिडिटरी एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, राइट. वहाँ आपने भर भर के कैपिटल T स्मॉल t जो मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें किया ही था, है ना बेटा. सो वही चीज़ों को मैं आपको थोड़ी सी बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो ही आपको पता चलेगा कि RBC के सरफेस पे ये A एंटीजन आता कैसे है, ठीक है. चलो सो बेटा उसके बाद हम उस बाकी की चीज़ें बेटा बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है. चलो सो IA, IB एंड IO. IO बेटा क्या है, इट इज़ अ रेसेसिव जीन. रेसेसिव जीन अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता है, यानी कि अगर वो किसी सेल में प्रेजेंट है तो उससे बनने वाले जो भी RBC होंगे उस पर कोई भी टाइप का एंटीजन आएगा नहीं, ठीक है. चलो अब हम बेटा कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं कि बेसिकली किस किस फॉर्मेट में या क्या क्या कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इनका ब्लड ग्रुपिंग जो है बेटा, यानी कि ये ब्लड ग्रुपिंग यानी कि ये किस किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो IA एंड IA टाइप ऑफ पर्सन के RBC पे कौन सा एंटीजन होगा बेटा, RBC, है ना. कौन सा है बेटा, A वाला. सिमिलरली अगर किसी का जीनोटाइप IA एंड IO है तो IO अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं. दैट मीन्स RBC के सरफेस पे बेटा क्या बनेगा, A एंटीजन, ठीक है, RBC. अगर किसी का जीनोटाइप IB है तो इससे भी बेटा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा या RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन बनेगा, B. अगर किसी का IB एंड IO है दैट मीन्स RBC के सरफेस पे बेटा कौन सा एंटीजन बनेगा, B. अगर किसी का जीनोटाइप IB, IA या IA, IB है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बेटा, या फिर RBC के सरफेस पे, है ना, ये RBC के सरफेस पे A एंड B दोनों ही टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे. इफ लेट्स सपोज कि IO एंड IO है, सो ऐसे केस में RBC के सरफेस पे
नो एंटीजन। नो एंटीजन का मतलब होगा कि कोई भी टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स उस पर नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो आरबीसी है बेटा इस पर एक भी एंटीजेंस नहीं है, सो इसीलिए इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ओ होगा। ठीक है, चलो ये बेसिक चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था कि एक्चुअली में एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे बनता कैसे है। एंटीजन बेटा है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ओनली जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स बड़े प्रेजेंट रहते हैं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनली कि ब्लड ग्रुपिंग में इनका क्या रोल होता है और ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग बेटा कैसे डिसाइड किया जाता है। सो ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करने के लिए एक सेकेंड, ठीक है बेटा, ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। और ब्लड ग्रुपिंग इज a process of agglutination। एग्लूटिनेशन, ठीक है बेटा, ब्लड ग्रुपिंग इज द टाइप ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्लूटिनेशंस। एग्लूटिनेशंस का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है, ये याद रखना बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है बेटा, चलो अब ये एंटीजन क्या होते हैं एंड एंटीबॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, एंटीजेंस आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which are present on the surface of any cell। एनी सेल्स का मतलब बेटा ह्यूमन सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, वायरल सेल्स, वायरल सेल्स नहीं होगा, फंगल सेल्स, किसी भी टाइप के सेल्स का जो सरफेस मार्कर होता है दैट इज रिकॉग्नाइज एज अ एंटीजन। ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट इन एनी सेल्स। एनी सेल्स में कोई भी सेल्स हो सकता है बेटा, ह्यूमन आरबीसी है ना, या फिर फंगल सेल, या फिर बैक्टीरियल सेल, है ना बेटा। जनरली सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन्स को हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा, एंटीजेंस। बट रिमेंबर, एंटीजेंस कब कंसिडर करते हैं, जब वो किसी अनदर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो। ठीक है, यानी कि एंटीजेंस जो होते हैं ना बेटा, हम बोलते हैं ना कि एंटीजेंस, क्योंकि आप जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तो उसमें एंटीजेंस को डिफाइन अलग वे से किया है। क्या बताया बेटा उसके अंदर एंटीजेंस का डेफिनेशन, कि एनी थिंग्स विच इज कमिंग एंटर इनटू आवर बॉडी, whether it is a chemical or surface proteins of any of the microorganism, they are considered as a antigens। जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करती हैं दे हमारी बॉडी के दे एक्सेलरेट द immune system of our body, so the protein against the antigen is formed as a antibody, है ना। यही डेफिनेशन दे रखा है ना बेटा। तो वही चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि एंटीजेंस आर द सरफेस प्रोटीन। क्या है बेटा, दीज आर सरफेस प्रोटीन, दैट मीन्स कि डेफिनेटली दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, है ना। ह्यूमन सेल्स में भी हो सकता है, बैक्टीरियल सेल्स में हो सकता है, फंगल सेल्स में हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में हो सकता है, राइट। नाउ व्हाट इज एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रोटीन which is synthesized after the entry of antigens into the body।
ठीक है, दीज आर ऑल्सो प्रोटीन, है ना बेटा, ये क्या है, एंटीजन, एंटीबॉडी बेटा क्या है, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स which are found in blood plasma, ठीक है बेटा, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, ब्लड प्लाज्मा में, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, यानी कि एंटीजन सेल के सरफेस पे होता है एंड एंटीबॉडीज कहाँ होती है बेटा, उसी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होती है, राइट। चलो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे, जनरली जो ब्लड ग्रुप में लिए जाने वाले एंटीजन एंड एंटीबॉडीज हैं, जनरली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, ये है क्या बेटा इनका नेचर, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। एंटीजन को हम ब्लड ग्रुपिंग में एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एग्लूटिनोजन, एंड एंटीबॉडीज को हम ब्लड ग्रुप में एग्लूटिनिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एग्लूटिनिन, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस रिएक्शंस को या इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ब्लड में जब ये क्लॉट होते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलते हैं, एग्लूटिनाइजेशन, राइट। चलो तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि इनका हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या लेना देना है एंड क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है तो सबसे पहली पॉइंट जो हमारे लिए आती है, सबसे पहला जो स्टेप आता है, टू नो द ब्लड ग्रुप ऑफ आवर ब्लड ग्रुप, एंड इसके बाद जिनका हमें ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट, दैट इज जो डोनर है उसका भी ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, रेसिपेंट का भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक अच्छे सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है, हाँ ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, सो दीज आर कॉल्ड एज अ एग्लूटिनोजेंस, क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, एग्लूटिनोजेंस, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन द सीरम और ब्लड प्लाज्मा, दे आर कॉल्ड एग्लूटिनिन। बेसिकली ये दोनों हैं क्या, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है बच्चा। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप के ब्लड ग्रुप में कौन से टाइप का एंटीजन्स होगा, कौन से टाइप का एंटीबॉडीज होगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो बेटा, लेट्स सपोज कि अगर आरबीसी की जो सरफेस है, चलो कलर्स हम कौन सा ले रहे, ये वाली, ठीक है, दिख रही है क्या, नहीं, वेरी बैड चॉइस, यही ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, सो लेट्स सपोज कि अगर आरबीसी है, ठीक है, अब आरबीसी जो हमारी है बेटा, ये क्या बना रही है, ये बना रही है, एक सेकेंड मुझे देना जरा, हाँ ये हमारी आरबीसी है ना, आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन बेटा कौन सा है, ए, लेट्स सपोज ए है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी बेटा, एंटी बी, कौन सी होगी बेटा, एंटी बी, ठीक है, एंटीबॉडीज होगी। एंटीबॉडी का जनरल स्ट्रक्चर हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वालों को पता ही होगा कि वाई दे आर डिनोटेड एज अ वाई स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन अरेंजमेंट, ठीक है। चलो अभी आप ये ध्यान रखो बेटा कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सी होगी बेटा, ए, एंड उसी पर्सन के एंटीबॉडीज कौन होगी बेटा ब्लड प्लाज्मा में, एंटी बी। सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम हुआ
तो पूरा एंटायर जो ब्लड है बेटा, ब्लड सेल्स जो है बेटा पूरा क्लॉग हो जाएंगे, एग्लूटिनाइजेशन हो जाएगा, क्लॉगिंग हो जाएगा, और यही क्लॉगिंग की वजह से ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना बेटा ये क्लॉग हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वहाँ पे क्लॉटिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लम्पिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड कैपिलरी में से ब्लड का फ्लो जो है बेटा बंद हो जाएगा, राइट। सो इसी वजह से अगर कोई पर्सन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहा है, वेदर इट इज़ his or she is behaving like a recipient और donor, उनको सबसे पहले जो है ABO एंड RH सिस्टम का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ कि ABO एंड RH की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो RBC के सरफेस पे अगर A एंटीजन है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी बेटा, B होगी। सिमिलरली इफ़ लेट्स सपोज कि किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है B है, दैट मीन्स कि उसके RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा बेटा, B एंटीजन, एंड उसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा बेटा, एंटी-A एंटीबॉडी होगी। क्या होगी बेटा, एंटी-A एंटीबॉडी, है ना। ऑलवेज रिमेंबर कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है ना कहाँ पे होगा बेटा, ब्लड प्लाज्मा में होगा, और एंटीजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ठीक है। चलो, इस पूरे एंटायर चार्ट से ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो अगर किसी का ब्लड AB टाइप का है, ब्लड AB टाइप का मतलब कि यहाँ पे दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, A एंटीजेंस भी होगा, B एंटीजेंस भी होगा, दैट मीन्स डेफिनेटली उसके ब्लड प्लाज्मा में नो एंटी-A नो एंटी-B, कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। और अगर किसी पर्सेंट का जो ब्लड ग्रुप है बेटा क्या है, O है, तो उसके सरफेस पे O मैंने आपको बताया था कि O ब्लड ग्रुप वाले जनरली रेसेसिव टाइप ऑफ ब्लड वाले होते हैं, दैट मीन्स IO एंड IO, है ना। तो IO रेसेसिव जीन है या रेसेसिव एलील्स है जो किसी भी टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजेंस को नहीं बनाता है। दैट्स वाई RBC के सरफेस पे कोई भी एंटीजेंस नहीं होते हैं, यानी कि इनके ब्लड प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटी-A भी होगी, एंटी-B भी होगी, राइट। चलो, इतना याद रखना बेटा कि ये हम लोगों को हमेशा, है ना, अगर आपको नहीं भी मेमोराइज हो पा रहा है कि मैम बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि हम एग्ज़ाम टाइम पे ऑलरेडी हमारे पास इतने चैप्टर्स होते हैं, तो हम इसको कैसे याद रखें बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, बस इतना याद रखो कि A ब्लड ग्रुप किसकी वजह से है कि RBC के सरफेस पे A एंटीजन है, राइट। तो ऑब्वियसली उसके ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होगी वो अलग होगी, सेम तो होगा नहीं। अगर सेम हुआ तो क्या होगा, क्रॉस रिएक्शन, है ना। इसके जो एंटीबॉडीज है बेटा इस सेम टाइप के अगर हुए तो उसको ख़त्म कर देंगे। आई बात समझ में। तो याद रखना कि सेम पेशेंट के अंदर या सेम पर्सन के अंदर जिसका भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है या RBC के सरफेस पे अगर A एंटीजेंस प्रेजेंट है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में B एंटीबॉडीज होगी, न कि A, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट याद रखो, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में मेन मैकेनिज्म क्या है, कौन सा ब्लड किसको कौन दे सकता है, करेक्ट वे ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये सभी एग्जाम्पल्स बेटा आप लोगों के लिए ही बनाए हुए हैं, ठीक है। चलो, अभी आप तो मेरे से ऑनलाइन ही चैट या बात कर नहीं सकते हो क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। लेट्स सपोज हमने ये भाई साहब लिया है, ठीक है, ये पर्सन A है, और आपको दिख ही रहा होगा बेटा ये है क्या, डोनर। क्या है बेटा, ये डोनर है ना, ये बेटा क्या है, डोनर। और ये हमने ले लिए हैं रिसिपिएंट, ठीक है। अब इनका ब्लड ग्रुप बेटा आपको क्या लेना है, क्योंकि ये डोनर है तो लेट्स सपोज हमने इनका लिया है ब्लड ग्रुप A, ठीक है। एंड 3 केस स्टडी हम करेंगे। मान लो ये फीमेल है, ठीक है, ये गर्ल का ब्लड ग्रुप आप क्या ले लो बेटा, कोई भी ले लो रैंडम यार, A ही ले लो, ठीक है।
फिर इसका बी ले लो एंड इसका आप क्या ले लो बेटा, ए बी ले लो, ठीक है, ए बी नहीं, इसका ओ ले लो, ओ, ठीक है। तो अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है, डोनर मतलब जो ब्लड डोनेट कर रहा है, पहला केस, ठीक है, एंड रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप भी बेटा क्या है, ए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा, है ना बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, सक्सेसफुल। कैसे, चलो कंडीशंस देखते हैं हम लोग। ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के आरबीसी पर ए एंटीजन होगा, रिसिपिएंट का ब्लड भी बेटा क्या है, ए है, सो दैट मीन्स रिसिपिएंट के आरबीसी पर भी ए एंटीजन्स होंगे, ठीक है। डोनर के, जब डोनर अपना ब्लड डोनेट करता है ना बेटा, डोनर क्या कर रहा है, अपना ब्लड डोनेट करता है, तो रिसिपिएंट के इम्यून सिस्टम इस पर्टिकुलर आरबीसी के अगेंस्ट इनिशिएट नहीं होंगे, है ना। एंटीबॉडीज पे ध्यान दो, एंटीबॉडीज तभी बनते हैं जब हमारी बॉडी में एंटीजन्स एंटर करता है। यहाँ पे एंटीजन बेटा कौन है, ए एंटीजन है ना। लेट्स सपोज इसने अपना ब्लड डोनेट किया, यानी कि अपना ब्लड जैसे ही डोनेट करता है, तो ब्लड डोनेट करते ही ये एंटीजन ए लेकर के आ रहा है, कौन सा एंटीजन बेटा, ए लेकर के आ रहा है, ए एंटीजन, ठीक है। सो आपको पता होगा कि ए एंटीजन जो है इसे इसकी जो एंटीबॉडीज होगी वो इसके साथ एग्लूटिनेशंस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा, क्योंकि जो ए रिसिपिएंट है इसकी ब्लड प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज होती हैं, है ना। एंटीबॉडीज कौन सी होती है बेटा, बी। तो यहाँ पे इसका जो एंटीबॉडीज है ये डोनर के आए हुए आरबीसी को मारेगा नहीं। दैट्स वाई डोनर ने जो आरबीसी अपने डोनेट की है, यानी कि ब्लड डोनेट की है, वो ब्लड सक्सेसफुली रिसिपिएंट के अंदर वर्क करेगा। आई बात समझ में बेटा। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ए पर्सन से बी पर्सन में, यानी कि डोनर से रिसिपिएंट में, तो आपको याद रखना है कि बाहर से जो जा रहा है, दैट मीन्स कि डोनर का जो ब्लड जा रहा है, तो डोनर की आरबीसी को प्रोटेक्ट करना है। दैट मीन्स कि जो रिसिपिएंट है बेटा, रिसिपिएंट के एंटीबॉडीज डोनर के सेल को किल करना चाहिए नहीं, राइट। तो यही चीज़, ये स्ट्रैटेजीज अगर यूज़ करोगे या फिर इस तरीके से अगर आप बेटा गो थ्रू करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, राइट, कि हमें प्रोटेक्ट किसको करवाना है, जो डोनर का आरबीसी है वो, क्योंकि वो आउटसाइडर है। रिसिपिएंट के अंदर क्या फॉर्म होगा, एंटीबॉडीज, जो डोनर के आए हुए एंटीजेंस आरबीसी के साथ उसे किल भी कर सकते हैं, नहीं भी किल करेंगे। अगर दोनों की मैचिंग सेम हो रही है, सेम ब्लड ग्रुप वाले हैं या कंपैटिबल ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो एग्लूटिनेशन यानी कि क्लॉटिंग नहीं होगी। और अगर ये इनकम्पैटिबल है तो क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लड कैपिलरी सारे जो है बेटा क्या हो जाएंगे, कंजस्टेड, या कह सकते हो क्लॉटेड हो जाएंगे। सो दैट ब्लीडिंग जो है इमीडिएटली मतलब ब्लीड करना बंद हो जाएगा। ब्लीड करना मतलब कैपिलरीज क्लॉग हो जाएंगे, राइट। चलो, सो इस तरीके से आप याद रखना। अब हमने सेकंड केस है ना, यानी कि फर्स्ट केस में बेटा हमने देखा कि इनका और इनका अगर हम करवाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो ये भाई साहब आराम से इस मैडम को क्या कर सकता बेटा, ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी कंपैटिबल मैच है। कैसा है बेटा मैच इनका, कंपैटिबल, सेम एंटीजेंस प्रेजेंट है उसके आरबीसी पे जो एंटीजेंस इनके आरबीसी पे प्रेजेंट है। लेट्स सपोज कि ए वाला अगर ए बी को देता है तो क्या होगा, ठीक है। सेकंड केस,
अब हमने रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बेटा क्या किया है, बी ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने बी लिया है। अब देखो बेटा बी आरबीसी पे, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा है, बी, यानी डेफिनेटली ये भाई साहब के बेटा ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा, ए होगी, कौन सी होगी बेटा, ए, इसे हम एंटी ए भी बोलते हैं, एंटी ए, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ वापस से ना, हमने डोनर का ब्लड ए लिया है, दैट मीन्स कि डोनर के आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। जब ब्लड अपना ये डोनेट करेगा तो रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है बी, दैट मीन्स कि इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म होने लगेगी बेटा, एंटी ए, कौन सी बेटा, एंटी ए। तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये बंदा करेगा, यहाँ पे हमने आरबीसी बना ली, ए एंटीबॉडी बना ली, सॉरी एंटीजन बना लिया बेटा, एंटीजन का नाम क्या है, ए एंटीजन, ठीक है। एंटीजन को थोड़ा सा हम सुंदर सा बना लेते हैं सो दैट हमें अंडरस्टैंड भी इजीली हो। लेट सपोज मैंने इसको राउंड से बना लिया है, ये हो गई ए एंटीजन, ये हो गई ए एंटीजन, ठीक है बेटा। है ना, और जो रिसिपिएंट का ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज कौन सी बन रही हैं बेटा, ए, यानी कि इनका ब्लड जैसे ही डोनर रिसिपिएंट को ब्लड देगा तुरंत ही इम्यूनिटी स्टार्ट होगी। ब्लड प्लाज्मा में एंटी ए है, एंटी ए एंटीबॉडी ए एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी को तुरंत ही बेटा रिकॉग्नाइज कर लेगी, एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद ये पूरा एंटायरली प्रोसेस जो है बेटा इनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, एग्लूटिनेशन। क्या स्टार्ट होगा बेटा, एग्लूटिनेशन, है ना, एग्लूटिनेशन, है ना बेटा। क्यों एग्लूटिनेशन, बिकॉज सेम एंटीबॉडी, है ना, सेम एंटीबॉडी react with same type of antigen, है ना बेटा। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस, यस एग्जैक्टली, द एग्लूटिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। एग्लूटिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से सबसे बड़ा डैमेज किसको होगा बेटा, ब्लड कैपिलरीज को, है ना, किसको बेटा, ब्लड कैपिलरीज को। अच्छे से इरेज कर दो यार, चलो ठीक है। सो जो ब्लड कैपिलरीज हैं, है ना, ब्लड कैपिलरीज में जो आरबीसी है ये सारी की सारी क्लॉट होना इनिशिएट हो जाएगी, दैट इज क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और हमने जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया था ये हमारे लिए सक्सेसफुल होगा नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमने डोनर की आरबीसी बना ली है, लेट्स सपोज हमने बेटा ये क्या कर ली है, डोनर की आरबीसी बना ली है, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज किसका है बेटा, रिसिपिएंट का, है ना। सो एग्लूटिनेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, एंड एग्लूटिनेशन प्रोसेस की वजह से जो आरबीसी बाहर से आया हुआ है तुरंत ही एग्लूटिनेट का मतलब क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो है बेटा सारी क्लॉग हो जाएगी, है ना। तो याद रखना एग्लूटिनेशन एंड क्लॉगिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, है ना। ब्लड कैपिलरीज बेटा क्या हो जाएंगे, क्लॉग हो जाएंगे, है ना। और जो मेजर कैपिलरीज होती हैं, मेजर कैपिलरीज का मतलब कि जो हमारे मेजर ऑर्गन तक ब्लड को लेकर के जाती हैं, अगर उनकी क्लॉगिंग हो गई तो पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल पाएगा और वो धीरे धीरे काम करना बंद करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो इसीलिए आपको याद रखना है सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडीज़ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये वाला जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, कौन सा वाला, सेकेंड वाला, ठीक है, ये क्या होगा बेटा, इनकम्पैटिबल। क्या होगा बेटा, इनकम्पैटिबल,
इनकम्पैटिबल, फर्स्ट वाला कंपैटिबल, ठीक है। चलिए लास्ट केस बचा है, आई होप ये वाला तो आप लोग अंडरस्टैंड कर ही जाओगे, मैं उसको ऐसे ही बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो मान लो ये डोनर बेटा हमारा कौन सा था, ए वाला था। अगर ए ने ओ को ब्लड दिया, ठीक है, रिसिपिएंट क्या है बेटा, ओ, यहाँ से आप देख सकते हो हमने रिसिपिएंट क्या लिया बेटा, ओ, है ना। तो अगर हमने ओ को रिसिपिएंट बनाया है, दैट मीन्स कि इसकी जो आरबीसी होगी, है ना, ये भाई साहब की जो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, इनकी जो आरबीसी होगी, अच्छा मेरे पेन को, हाँ ये चल रहा है, ये जो बेटा आरबीसी होगी ना इनकी, इसके आरबीसी पे नो एनी काइंड ऑफ एंटीजेंस, बट ये भाई साहब की जो बेटा ब्लड प्लाज्मा होगी, रिसिपिएंट की ब्लड प्लाज्मा, किसकी बेटा, रिसिपिएंट की ब्लड प्लाज्मा, है ना, उसमें दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी, है ना, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। तो अगर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो मान लो कि हमने ए वाला ब्लड ग्रुप लिया है, यानी कि ये आरबीसी जो होगा इसका, है ना, जैसे ही रिसिपिएंट की बॉडी में आता है, रिसिपिएंट की बॉडी में ए एंटीजन वाला आरबीसी आया है, तो एंटी ए वाला जो बेटा एंटीबॉडी है वो इनको क्लॉग कर देगा, क्या करेगा बेटा, क्लॉग कर देगा, यानी अगेन जो ए वाला पर्सन है वो ओ वाले पर्सन के लिए डोनर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, बिकॉज ऑफ दी कि ओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सो अगर ए आए या बी आए, दोनों ही टाइप के ब्लड से क्लॉगिंग हो जाएगी, राइट। सो इसी वजह से इनका भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा बेटा, इनकम्पैटिबल होगा, क्या होगा बेटा, इनकम्पैटिबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो कि हमें जो ब्लड डोनेटर है या जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी आरबीसी जो है हमारे आरबीसी यानी रिसिपिएंट की आरबीसी से मैच होना चाहिए। दैट मीन्स कि सेम टाइप ऑफ क्या होने चाहिए बेटा, एंटीजेंस ऑन बोथ ऑफ द आरबीसी, दैट इज डोनर एंड रिसिपिएंट, तो ही जा कर के ब्लड जो है बेटा क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, या फिर आप बोल सकते हो कंपैटिबल होगा, राइट। चलो अब इसी वजह से, है ना, ये यहाँ पे देखो, कैन रिसीव फ्रॉम, कैन डोनेट फ्रॉम, है ना, ये आपको याद रखना है, किससे कैसा, कौन कौन से ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन डोनर बन सकता है ना। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है तो ये अपना ब्लड ए एंड ओ दोनों से रिसीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड बट ये अपना जो ब्लड है बेटा सिर्फ और सिर्फ ए एंड ए बी को ही दे सकता है, ठीक है। मतलब कि ए ब्लड ग्रुप डोनेटर बन सकता है अगर रिसिपिएंट जो है बेटा कौन हो, ए एंड ए बी हो तो, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है ना, ये अपना ब्लड किसको दे सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, तो बी से भी रिसीव कर सकता है, ओ से भी रिसीव कर सकता है, बट किसे दे सकता है बेटा, किसे डोनेट कर सकता है, तो बी या फिर ए बी को दे सकता है, ठीक है। नाउ एक आप बताओ तो एक केस स्टडी हम ए बी वाला भी कर लेते हैं सो दैट मोर क्लियर हो जाए, क्योंकि ए बी वाले एग्जाम्पल्स हमने लिया नहीं है इसी वजह से, राइट। चलो अगर कोई पर्सन ए बी वाला है तो ये सभी से ब्लड ले सकता है, दैट इज ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है एंड ओ से भी ले सकता है। बट अगर ये दे किसको सकता है बेटा, डोनेट किसको कर सकता है, ओनली ए बी को। ओ जो है बेटा ब्लड सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों से ही ले सकता है, बट ये दे सबको सकता है, दैट इज ओ ए बी एंड ए बी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये यूनिवर्सल डोनर है, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे विच वन, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, है ना, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। ना अगर हम बात करें बेटा तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे ही क्या कर सकता है बेटा, ब्लड ग्रुप सबसे रिसीव कर सकता है ब्लड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी ब्लड वाले के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, चाहे ए वाला ब्लड ग्रुप वाला आ जाए, बी वाला आ जाए,
ए बी वाला आ जाए, ओ वाला आ जाए, इनकी बॉडी में कभी भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। एंड बी वाला जो है बेटा ओ वाला जो है बेटा यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि ओ के सरफेस पे आप ओ को दे दो कोई रिएक्शंस नहीं होगा, ओ ए को दे दो तो ए वाला रिसिपिएंट बन गया, तो ए के पास बेटा एंटीबॉडीज तो बनेगी लेकिन ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया, ये यूनिवर्सल रिसीवर बोलो या एक्सेप्टर बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो गया। ओनली आपको याद रखना है कि डोनर के आरबीसी को प्रोटेक्ट करना है ना। डोनर की आरबीसी के एंटीजेंस जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट ही रिसिपिएंट की बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी। चलो अब इसी तरीके से थोड़ा सा फास्टली हम पढ़ेंगे, है ना, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जैसे हम लोग, है ना, एबीओ सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक उसी तरीके से आरएच भी एक टाइप का एंटीजन होता है, आरएच भी एक टाइप का फैक्टर होता है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेटा किसी का भी ब्लड ना सिर्फ ओ पॉजिटिव, सिर्फ ओ नहीं है या ए नहीं है, हमेशा या तो ओ पॉजिटिव या तो ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव या तो बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव या तो ए नेगेटिव, इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो बेटा आरएच क्या है? आरएच की जो डिस्कवरी है हमने पहले ही बात कर ली थी कि 1940, जैसे अगर आप ट्रूमैन्स एलिमेंट्री पढ़ते हो तो उसमें दे रखा है कि 1902, बट एक्चुअली में आरएच फैक्टर की एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन थी या आप बोल सकते हो जो वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन पास हुई थी, इट वाज इन 1940, है ना। दो साइंटिस्ट अगेन, कार्ल लांस्टेनर तो है ही बट उनके साथ साथ वाइजर, ठीक है। तो वाइनर एंड जो कार्ल लांस्टेनर है, इन्होंने डिस्कवर किया था कि जैसे आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन बी एंटीजन होते हैं, उसी तरीके से आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन भी होते हैं। जनरली आरएच एंटीजन को डी एंटीजन बोलते हैं। कौन सा बेटा? डी एंटीजन, है ना। तो आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये वाला जो बेटा ब्लड ग्रुप है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ए बी पॉजिटिव। क्या बोलेंगे बेटा? ए बी पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पे सिर्फ ए एंड बी टुगेदरली हैं, नो डी एंटीजन, तो इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे बेटा? ए बी नेगेटिव। क्या बोलेंगे बेटा? ए बी नेगेटिव, है ना। सो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। डी एंटीजन्स होते हैं, डी एंटीजन्स या उसी को आरएच। आरएच जो है एब्रीवेट वर्ड है। रेसस मंकी में सबसे फर्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट चला था, दैट्स वाई इसको हम रेसस के अकॉर्डिंग बोलते हैं आरएच फैक्टर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अगर आरएच एंटीजन या आरएच या डी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे हैं तो इसके ब्लड प्लाज्मा में, है ना, ब्लड प्लाज्मा में नो एंटीबॉडीज, नो आरएच एंटीबॉडी। बट अगर आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन एब्सेंट है, सो ये एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एंटीबॉडी बनाएगा। बट जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा उस वक्त, है ना, तुरंत ही नहीं बना लेता है बेटा, क्योंकि आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव दोनों ही ब्लड में आरएच एंटीजन्स नहीं होते हैं। इम्यूनिटी स्टार्ट होती है जब फर्स्ट नहीं सेकंड ट्रांसफ्यूजन होता है तब, ठीक है। तो ये याद रखना कि जैसे आरबीसी के सरफेस पे आपने बहुत सारे एंटीजन्स पढ़ लिए थे, ए एंटीजन्स बी एंटीजन्स, तो उसी तरीके से बेटा जो है ना आरएच एंटीजन भी होता है, ठीक है। अब अगर हम ब्लड डोनेशन में एट अ ग्लांस स्टडी करें
कि फाइनली हमने ये कहा था कि AB जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यूनिवर्सल बेटा क्या होता है? एक्सेप्टर होता है, रिसीवर होता है, कि वो हर किसी के ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि AB में भी कौन सा वाला बेटा? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल रिसीवर है। ठीक है बेटा, क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर। एंड O नेगेटिव जो है बेटा, इसे हमने यूनिवर्सल डोनर बनाया था ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल डोनर? जो हर किसी को अपना ब्लड दे सके। अब O पॉजिटिव में से भी बेटा कौन सा होगा, या O में से भी कौन सा वाला ब्लड होगा? O नेगेटिव। कौन सा ब्लड बेटा? O नेगेटिव, है ना। तो याद रखना कि AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट, एंड O नेगेटिव जो है बेटा यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल डोनर है। चलो अब एक मैं आपको सिर्फ बताने वाली हूँ, एक एग्जाम्पल। O नेगेटिव को ले लेते हैं हम लोग। O नेगेटिव बोला है, क्या बोला है बेटा? O नेगेटिव। ठीक है, हमने इसको क्या बोला है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, हम सारे पॉजिटिव वाले केस लेके, क्योंकि नेगेटिव तो आई थिंक आप अंडरस्टूड कर ही सकते हो कि सेम ब्लड वाले हैं, इसलिए उसको दे सकता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, मान लो कि इसने अगर A पॉजिटिव को ब्लड दिया है ना, तो पहले याद रखो O नेगेटिव लिया है, दैट मीन्स O नेगेटिव के RBC पर, है ना बेटा, RBC पे नो एनी काइंड ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, ना तो A एंटीजन है, ना तो B एंटीजन है, ना तो RH यानी कि D एंटीजन है। तो अगर ये ब्लड हम लोग A पॉजिटिव वाले बंदे को देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये हो गया हमारा डोनर। इसके RBC को क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो भी डोनर होगा उसकी RBC को हमें एग्लूटिनेशन प्रोसेस से प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, A पॉजिटिव को देख लो, तो A पॉजिटिव के पास एक तो A वाला भी एंटीजन है, दूसरा D यानी कि RH एंटीजन भी है। ठीक है, यानी कि इसकी जो ब्लड प्लाज्मा होगी, किसकी ब्लड प्लाज्मा बेटा? तो इस पेशेंट की जो ब्लड प्लाज्मा होगी, रिसीवर की जो ब्लड प्लाज्मा होगी, इसमें एंटी-B है ना बेटा, एंटी-B यानी एंटीबॉडी B प्रेजेंट है। कौन सा बेटा? एंटीबॉडी B, है ना। अब ये नेगेटिव है नहीं, यानी कि RH एंटीबॉडी होगी नहीं इसकी बॉडी में। लेट्स सपोज कि उसने O वाला ब्लड दिया, है ना बेटा, तो O ब्लड देते ही क्या होगा? RBC इसकी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। RBC प्रोटेक्टेड ही रहेगी, RBC का एग्लूटिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इनके पास एंटीबॉडी B है, बट क्या O एंटीजन वाला O एंटीजन यानी कि O ब्लड ग्रुप वाला जो RBC हमारी बॉडी में है, या फिर जो डोनर की बॉडी में, जो रिसिपेंट ने एक्सेप्ट किया है उसकी बॉडी में आया है, क्या इसके सरफेस पे बेटा कोई सरफेस मार्कर है क्या? नहीं है। तो अगर इसके सरफेस पे सरफेस मार्कर है नहीं, तो ये एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर RBC का कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी वो A को दे सकता है आराम से, जो ब्लड है वो। सिमिलरली यही सेम केस बेटा है कि ये B पॉजिटिव को भी दे सकता है। यही सेम केस है कि ये AB पॉजिटिव को भी दे सकता है। सेम केस है O पॉजिटिव को भी दे सकता है। सेम केस है A नेगेटिव को दे सकता है, O नेगेटिव को दे सकता है, AB नेगेटिव को दे सकता है, एंड B नेगेटिव को दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो डोनर भाई साहब हैं उनके RBC पे कोई भी टाइप के एंटीजन्स नहीं है। हाँ, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम व्हाट अबाउट दी डोनर का प्लाज्मा, क्योंकि डोनर के प्लाज्मा में
तो तीनों एंटीबॉडीज़ होंगे? नहीं, फिर से मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन तभी होता है जब कोई एंटीजन एंटर करता है किसी की बॉडी में। तो यहाँ डोनर जो है बेटा वो O नेगेटिव है, ये एंटर कर रहा है रेसिपिएंट की बॉडी में, इसका मतलब इसके प्लाज्मा से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, रिकॉल करा रही हूँ कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है। प्रीवियसली फॉर्म्ड ये एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, राइट? और प्रीवियसली फॉर्म जो एंटीबॉडीज हो गए हैं वो अगर सेकेंड टाइम ट्रांसफ्यूजन होगा तो ही दिक्कत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट से बेटा आप याद रखना कि विच वन इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड विच वन इज अ यूनिवर्सल डोनर, है ना? यूनिवर्सल जो बेटा रिसीवर है वो AB पॉजिटिव है, AO नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ये केस स्टडी से याद रखो। चलो अभी आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सम अदर टॉपिक्स की। जैसे मैं पर्टिकुलरली अगर बताऊं तो कार्डियक साइकिल का जो एंटायर एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी में डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इनको समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जाएगा कार्डियक साइकिल पे, राइट? आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो समझ में आ ही गया होगा। हम इस चैप्टर से कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम उठाने वाले हैं। जैसे ब्लड ग्रुपिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसको समझने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ये अपना कार्डियक साइकिल। ठीक है, चलो टिल देन बेटा बाय बाय, सी यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट जिन लोगों के एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं, जिनके हो गए हैं या जिनके हो गए हैं उन लोगों के लिए तो बेस्ट है कि भाई एक बार रिवाइज कर लो, एंड जिनके होने वाले हैं वो एक बार से इसका पूरा इंटायर वीडियो धीरे धीरे करके पॉज करके समझो, सुनो और याद रखो। ठीक है, टिल देन बेटा बाय बाय।